कक्षा 12 के विद्यार्थियों, हमारा सेकंड चैप्टर पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। हम इसका पहला टॉपिक लघु युग्मक जनन या लघु बीजाणु जनन के बारे में कुछ बातें हमने सीखी थी। आज हम इसका आगे का टॉपिक देखते हैं, लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन, ये लैंगिक जनन के लिए दो मुख्य प्रोसेस हैं जिनसे किसका निर्माण होता है। लघु बीजाणु जनन में निर्माण होता है नर युग्मकोद्भिद। किसका निर्माण होता है? नर युग्मकोद्भिद, या हम इसे कहते हैं मेल गैमिट, नर युग्मक। और गुरु बीजाणु जनन प्रोसेस है, इसमें निर्माण होता है मादा युग्मकोद्भिद। पहले लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन की प्रोसेस कंप्लीट होती है पुष्पीय पादपों में। होगी कहाँ कि लघु बीजाणु जनन प्रोसेस कहाँ होगी? पुष्प के पुंकेसर भाग में। किस भाग में होगी? हम इसे किस नाम से जानते हैं? नर जनन को पुमंग के नाम से जानते हैं, जिसमें पुंकेसर का जो ग्रुप है वो पुमंग कहलाता है। इसमें अलग अलग पुंकेसर पाए जाते हैं। पुंकेसर की संरचना के बारे में हमने सीखा हुआ है। पुंकेसर है, इसमें क्या पाई जाएंगी? लघु बीजाणु धानियाँ। अब लघु बीजाणु धानियाँ किस भाग में होती है कि पुंकेसर की ये संरचना देखी थी हमने। यहाँ क्या होता है? परागकोश। यहाँ क्या होता है? पूतंतु। अगर द्विपालित परागकोश है तो इसमें कितनी लघु बीजाणु धानियाँ होंगी? 4। लघु बीजाणु धानियों में जो टेपिटम कोशिकाओं का समूह है, सबसे भीतरी स्तर, ये टेपिटम कोशिकाओं का सजातीय समूह क्या बनाता है? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं बनाता है। उनसे क्या बनती है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या बनती है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन, और 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। और ये किस प्रकार की कोशिका होगी? N प्रकार की कोशिका होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ क्या हुआ है? अर्धसूत्री विभाजन। तो इससे क्या अभिप्राय है कि हमारा जो नर युग्मकोद्भिद है उसकी कोशिका कैसी होती है? अगुणित प्रकार की या N प्रकार की होती है। अब ये लघु बीजाणु है, इनमें क्या बनेगा? परागकण। क्या बनता है? परागकण। परागकण की भी हमने संरचना देखी थी कि परागकण में 2 स्तर होते हैं। भीतरी स्तर कौन सा होता है? अंतःचोल। और बाहरी वलन जालिकावत कांटेदार कौन से स्तर होता है? बाह्य चोल। इसमें केंद्रक है, कोशिका द्रव्य है, और यहाँ अंतःचोल पर क्या पाया जाता है? एक जनन। क्या होता है? एक जनन छिद्र। आज हम देखते हैं कि ये परागकण किस प्रकार से इसका अंकुरन होता है। तो हम यहाँ देखते हैं, ये हमारे पास एक परागकण की संरचना है। बाहरी वलन युक्त जालिकावत कांटेदार बाह्य चोल, भीतरी। आज हम परागकण के अंकुरन के बारे में यहाँ सीखते हैं। परागकण का बाहरी सतह, बाहरी परत बाह्य चोल, कांटेदार वलन युक्त जालिकावत। भीतरी स्तर क्या होता है? अंतःचोल, जिसमें क्या पाया जाता है? जनन छिद्र। बाह्य चोल बहुत ही प्रतिरोधी होता है, जो हमारे परागकणों की बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। और इसमें एक रासायनिक कौन सा पाया जाता है? स्पोरोपोलेनिन नामक रासायनिक पदार्थ भी पाया जाता है। अब यहाँ क्या है? आपको ये केंद्रक दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले इस परागकण में कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन। इस केंद्रक में कौन सा विभाजन होता है? केंद्रक में कौन सा विभाजन होगा? सूत्री कहें या हम कहेंगे समसूत्री। समसूत्री विभाजन होने से इसमें 2 केंद्रक बनते हैं। एक होता है कायिक केंद्रक, एक होता है जनन केंद्रक। कायिक केंद्रक है, इसका आकार बड़ा होता है, इसका जीव द्रव्य बड़ा होता है, ये अनियमित गोलाकार है, इसमें RNA और प्रोटीन पाए जाते हैं। अगले स्टेप में कायिक केंद्रक है, इससे एक बड़ी कोशिका कायिक कोशिका का निर्माण होता है। और जनन केंद्रक है, इससे एक जनन कोशिका बनती है। कायिक कोशिका हमेशा बड़ी होती है, बड़ा ही केंद्रक है, अनियमित है, गोलाकार है, और इसमें RNA और प्रोटीन पाए जाते हैं, लेकिन रसधानियाँ अनुपस्थित होती हैं। जनन कोशिका छोटी कोशिका है और इसका केंद्रक का आकार
छोटा है और इसकी आकृति पहले मसूराकार होती है। जनन कोशिका है, इसकी आकृति कैसी होती है? मसूराकार। अगले स्टेप में अंतःचोल के जनन छिद्र से क्या बनती है? एक जनन नलिका बनती है और इसी जनन कोशिका में एक विभाजन होने से यहाँ क्या बनते हैं? 2 नर युग्मक बनते हैं। ये यहाँ क्या बने हैं? 2 नर युग्मक। और यहाँ ये क्या है? इस नलिका का केंद्रक है। कायिक कोशिका है, ये यहाँ इसे पोषण और सहारा प्रदान करती है। आगे ये देखिए, ये फिर यहाँ जनन नलिका है, इसे ही आगे जब परागकण का अंकुरण होता है तो इसे ही किस रूप में जाना जाता है? पराग नलिका भी कहते हैं। और यहाँ ये आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? इसमें 2 नर युग्मक दिखाई देते हैं। अब इस कंडीशन में यानी 2 कोशिकीय अवस्था में परागकण यहाँ से कहाँ पहुँचता है? वर्तिकाग्र पर। इस 2 कोशिकीय अवस्था में परागकण कहाँ पहुँचता है? वर्तिकाग्र पर। और वर्तिकाग्र पर इसका क्या होता है? अंकुरन। वर्तिकाग्र पर क्या होता है? इसका अंकुरन। और जनन नलिका या पराग नलिका के द्वारा ये आगे अंडाशय अंड भाग तक आगे बढ़ता है और इसमें इसी आगे नलिका वाले भाग में क्या पाए जाते हैं? दोनों नर युग्मक पाए जाते हैं। और हमने ये भी देखा था कि पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। तो यहाँ तक की अवस्था जब पराग कण में 2 नर युग्मक का निर्माण हो चुका है, पराग नलिका बन चुकी है, ये क्या कहलाता है? नर युग्म कोद्भिद। क्या कहलाता है ये भाग? नर युग्म कोद्भिद। और ये सारी प्रोसेस किसके अंतर्गत आती है? माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे गुरु बीजाणु जनन। तो जैसे सेम प्रोसेस हमने यहाँ किसका निर्माण किया? नर युग्मक मेल गैमेट्स या नर युग्म कोद्भिद का विकास पढ़ा है, उसी प्रकार अब हम क्या पढ़ेंगे? मादा युग्म कोद्भिद। सेकंड है हमारे पास गुरु बीजाणु जनन। इसमें कुछ टर्म्स होती है, जैसे एक हम देखेंगे इस तरीके से कहेंगे इसे, हम यहाँ देखेंगे गुरु बीजाणु धानी। और इससे किसका निर्माण होगा? गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। इसे ही हम क्या कहेंगे? भ्रूण कोश। और इसे ही हम क्या कहेंगे? मादा युग्म कोद्भिद। और यही कौन सा भाग होता है? मादा युग्मक भाग होता है। हमने देखा स्त्री केसर की संरचना में सबसे बाहरी ऊपरी भाग हम इसे क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। और यहाँ ये नलिका है, ये क्या कहलाती है? वर्तिका। और यहाँ किसका निर्माण होता है? ये भाग क्या होता है? यहाँ अंडाशय। और यहाँ क्या पाया जाता है? बीजांड। परागकण यहाँ पहुँचता है और परागकण का अंकुरन होता है और यहीं से क्या बनती है? जनन नलिका, जो आगे जाके क्या कहलाती है? पराग नलिका। और इस प्रकार यहाँ से नर युग्मक यहाँ एग सेल तक पहुँचते हैं। एग सेल तक पहुँचना है, उससे पहले स्त्री केसर में भी कौन सी प्रोसेस होगी? गुरु बीजाणु जनन। यानी इसमें भी गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं, उनसे किसका निर्माण होगा? गुरु बीजाणु, या हम इसे क्या कहेंगे? एग सेल का निर्माण होगा। जब यहाँ एग सेल बनी होगी उस समय जब यहाँ परागकण आएगा, परागकण का अंकुरन होगा, 2 नर युग्मक बनेंगे और उसके बाद इन दोनों का नर युग्मक या नर युग्म कोद्भिद और मादा युग्म कोद्भिद का आपस में क्या होगा? संलयन। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन या निषेचन। अर्थात पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के लिए पहले नर युग्म कोद्भिद का निर्माण होता है, साथ ही साथ किसका निर्माण होता है? मादा युग्म कोद्भिद। जब दोनों का निर्माण कंप्लीट हो जाते हैं, दोनों का विकास हो जाता है, परिवर्धन हो जाता है, उसी के बाद इसमें नेक्स्ट स्टेप कौन सा होता है? निषेचन। हम यहाँ देखते हैं स्त्री केसर है या जो मादा युग्म कोद्भिद बनता है, इस भाग को हम पुष्प में क्या कहते हैं? जायांग। क्या कहते हैं? जायांग।
जायांग है। पुष्पीय पादपों में जायांग एक अंडपी, एक अंडाशय अंडपयुक्त या बहु अंडपी हो सकता है। एक अंडपी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बहु अंडपी है फिर इसमें दो कंडीशन बनती है कि एक से अधिक अंडप हैं तो ये एक दूसरे से स्वतंत्र, अर्थात हम इसे क्या कहेंगे, व्युत्क्तांडपी, या ये जुड़े हुए तो इसे हम क्या कहेंगे, संयुक्तांडपी प्रकार के अंडप इनमें पाए जाते हैं। गुरु बीजाणुधानी या बीजांड की संरचना। स्त्री केसर भाग है जहाँ अंडाशय है। अंडाशय में छोटी छोटी अंडाकार कोशिकाएं पाई जाती है और उन्हीं से आगे किसका विकास होता है, बीजांड या गुरु बीजाणुधानी का। अंडाशय में अनेक छोटी छोटी अंडाकार कोशिकाएं होती है, उन्हीं से बीजांड या गुरु बीजाणुधानी का विकास होता है। और बीजांड एक व्रंत द्वारा अंडाशय की भित्ति से जुड़ा रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बीजांड व्रंत। क्या कहते हैं, बीजांड व्रंत। ये संरचना आप देखिए कि प्रत्येक अंडाशय में बीजांड एक व्रंत के द्वारा अंडाशय की भित्ति से जुड़ा रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बीजांड व्रंत। यह भाग क्या कहलाता है, बीजांड व्रंत। और वह भाग जहाँ बीजांड व्रंत से जुड़ता है, इस संरचना को क्या कहते हैं, हाइलम। तो पहली संरचना हमने देखी बीजांड व्रंत, दूसरी हमने क्या देखी, हाइलम। हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, स्त्री केसर या गुरु बीजाणुधानी या बीजांड का परिवर्धन या बीजांड की संरचना, जिसमें हमने सबसे पहले क्या देखा कि पुष्प के स्त्री केसर भाग में हमने देखा वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय पाए जाते हैं। अंडाशय में अनेक छोटी छोटी गोलाकार अंडाकार संरचनाएं पाई जाती है, जिनसे किसका निर्माण होता है, बीजांड का। और बीजांड का वह व्रंत या वह भाग जहाँ से वह अंडाशय से जुड़ता है या अंडाशय की भित्ति से जुड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, बीजांड व्रंत। और बीजांड व्रंत के साथ जिस स्थान पर बीजांड जुड़ा रहता है, इसे हम क्या कहते हैं, हाइलम। क्या कहते हैं, हाइलम। और बीजांड में मृदुकीय कोशिकाएं, ये जो बीजांड में ये आपको सारी कोशिकाएं दिखाई दे रही है, ये कौन सी कोशिकाएं हैं, मृदुकीय कोशिकाएं पाई जाती है। और ये भाग क्या कहलाता है, बीजांड काय कहलाता है। और बीजांड काय से ऊपर यह भाग, इसे हम क्या कहते हैं, निभाग। क्या कहते हैं, निभाग। और बीजांड के शीर्ष की तरफ क्या पाया जाता है, बीजांड द्वार। बीजांड के शीर्ष की तरफ क्या पाया जाता है, बीजांड द्वार। और बीजांड द्वार के समीप एक संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, भ्रूणकोश। क्या कहते हैं, भ्रूणकोश। ये हमारे पास बीजांड का क्या है, अनुदैर्घ्य काट की संरचना आपको दिखाई गई है। और इसी के साथ भ्रूणकोश के बाहर कोशिकाओं के काफ़ी सारे समूह हैं, जिसमें से हम दो कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, अध्यावरण। और इसमें दो अध्यावरण पाए जाते हैं, एक तो होता है बाहरी अध्यावरण और एक होता है इसमें भीतरी अध्यावरण। तो बच्चों, ये हमारे पास स्त्री केसर, अंडाशय भाग और अंडाशय में बीजांड की संरचना हमने यहाँ स्टडी की। और ये बीजांड है, इनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। निभाग की स्थिति का या यहाँ हाइलम बीजांड द्वार की स्थिति कुछ चेंज होती है, ये अलग अलग प्रकार पाए जाते हैं। अगर ये हमारे सिलेबस में इनके प्रकार होंगे तो हम इन्हें डिस्कस करेंगे। अदरवाइज़ यहाँ केवल आपको एक बीजांड की संरचना अगर पूछी जाती है तो आपको यही संरचना बनानी है, जिसमें मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, बीजांड व्रंत है, हाइलम है, बीजांड द्वार है, भ्रूणकोश है, अध्यावरण है, बीजांड का क्या होता है, मृदुकीय कोशिकाओं का समूह होता है। और यह भाग क्या कहलाता है, निभाग। यहाँ देखते हैं गुरु बीजाणु जनन। आवृत बीजी पादपों में बीजांड ही क्या होता है, गुरु बीजाणुधानी। क्या होता है, गुरु बीजाणुधानी। अर्थात बीजांड की कोशिकाओं के समूह में से कुछ सक्रिय कोशिकाएं क्या बनाती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, इसी से
किसका विकास होता है? गुरु बीजाणु का विकास होता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि आवृत बीजीय पादपों में बीजांड क्या होता है? गुरु बीजाणु धानी है। हमने ये बीजांड की संरचना देखी। इन्हीं कोशिकाओं में से कुछ सक्रिय कोशिकाएं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाती है और उससे किसका निर्माण होता है? गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। गुरु बीजाणु धानी से गुरु बीजाणु बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है? गुरु बीजाणु जनन। जैसे हमने पढ़ा था लघु बीजाणु से परागकण लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है? लघु बीजाणु जनन। उसी प्रकार गुरु बीजाणु धानी से गुरु बीजाणु बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है? गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन प्रोसेस क्या होती है कि हमने देखा बीजांड काय में मृतकी कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। इसमें से बड़े सघन और जीवद्रव्य वाली कोशिका सक्रिय कोशिकाएं क्या बनाती है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। कितने बनते हैं? 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। और हमने देखा अर्धसूत्रीय विभाजन है तो इनकी कोशिका का प्रकार कैसा होगा? अगुणित या एन प्रकार। 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है जिनमें से एक गुरु बीजाणु क्या होता है? सक्रिय होता है और 3 गुरु बीजाणु क्या करते हैं? पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। और यह सक्रिय गुरु बीजाणु ही आगे किसका निर्माण करता है? मादा युग्म कोद्भिद या हम इसे क्या कहेंगे? भ्रूण कोश का विकास या भ्रूण कोश का निर्माण करता है। अब हम अगले स्टेप में देखते हैं कि ये भ्रूण कोश है, इसका परिवर्धन किस प्रकार हुआ है। गुरु बीजाणु जनन में हम देखते हैं बीजांड की सक्रिय कोशिकाओं का समूह क्या बनाता है? सक्रिय गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, जिसमें अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, जिसमें से 3 गुरु बीजाणु कोशिकाएं असक्रिय होती है जो पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। एक कोशिका है यह सक्रिय गुरु बीजाणु जिसमें सघन जीवद्रव्य, गाढ़ा जीवद्रव्य है, केंद्रक है, कोशिका द्रव्य है, इसमें पाया जाता है। तो ये जैसे हम देखते हैं हमारे पास एक यहाँ भ्रूण कोश के निर्माण की संरचना दिखाई दे रही है जिसमें ये एक सक्रिय क्या कहलाती है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है। इसमें क्या हुए? यहाँ अर्धसूत्रीय विभाजन जिनसे क्या बने? 4 गुरु बीजाणु। 4 में से 3 क्या हो गए हमारे पास? असक्रिय और 1 गुरु बीजाणु क्या रहता है? सक्रिय। अब इस सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका ये अपने आकार में वृद्धि करती है, इसका जीवद्रव्य गाढ़ा होता है, केंद्रक बड़ा होता है और इसमें आगे 3 सूत्री विभाजन होंगे। अर्थात पहले यह एक केंद्रक युक्त सक्रिय गुरु बीजाणु है जिसमें पहला समसूत्री विभाजन होने से यहाँ 2 केंद्रक युक्त 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसमें फिर दूसरा समसूत्री विभाजन होता है तो इससे यहाँ कितनी कोशिकाएं, यानी पहले यहाँ 2 कोशिकाएं बनी, इसमें समसूत्री विभाजन होने से यहाँ कितनी बनेंगी? 4 कोशिकाएं बनती हैं और उसमें विभाजन होने से कितनी कोशिकाएं बनेंगी? 8। तो यहाँ आप देख रहे हैं 8 केंद्रक आपको दिखाई दे रहे हैं। तो 3 सूत्री विभाजन होने से यहाँ किसका निर्माण होता है? 8 केंद्रक कोशिकीय अवस्था का निर्माण होता है। इनमें से दोनों ध्रुवों पर 4-4 केंद्रक पाए जाते हैं। उनमें से एक एक केंद्रक मध्य भाग में या सेंटर में आकर क्या कहलाते हैं? ध्रुवीय केंद्रक। अर्थात ये 2 केंद्रक युक्त एक कोशिका बन जाती है। और हम देखते हैं दोनों ध्रुवों पर निभाग की ओर 3 केंद्रकों युक्त 3 कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें प्रतिमुखी कोशिकाएं कहती हैं और बीजांड द्वार की ओर 3 केंद्रक युक्त 3 कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें हम सहायक कोशिकाएं कहते हैं। तो इस प्रकार ये भ्रूण कोश हमारा 8 केंद्रक और 7 कोशिकीय अवस्था वाला भ्रूण कोश है जिसे हम पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश भी कहते हैं। और लगभग 70% आवर्त बीजियों में इसी प्रकार का पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश ही पाया जाता है। तो हमने यहाँ क्या देखा? आप देखिए केंद्रक हमारे पास कितने हैं? यहाँ 8 और कोशिकाएं कितनी होती है? 7। क्योंकि जब 2 सक्रिय केंद्रक जो मध्य भाग में आते हैं वो दोनों जुड़कर दोनों एक साथ एक ही कोशिका का निर्माण करते हैं, इसे हम कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक। तो एक बार फिर से आप देखिए कि गुरु बीजाणु जनन प्रोसेस में एक गुरु बीजाणु सक्रिय जो मात्र कोशिका है उसमें विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित
गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, जिनमें 3 असक्रिय जो पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। एक होता है सक्रिय गुरु बीजाणु। इसमें अब आगे इससे किसका निर्माण होगा? मादा युग्मकोश या भ्रूण कोश का। इसके निर्माण का पहला चरण है कि इसमें 3 सूत्री विभाजन होंगे। तो पहले विभाजन से 2 कोशिकाएं, फिर एक विभाजन होगा, उससे कितनी बनेंगी? 4, फिर विभाजन होने से कितनी होगी? टोटल 8 कोशिकाएं या 8 केंद्रकों का निर्माण होता है। ये दोनों 2 ध्रुवों पर, ऊपरी और निचले ध्रुव पर पाए जाते हैं। इनमें से जो निभाग की ओर 3 कोशिकाएं हैं, यानी चारों में से एक एक केंद्रक तो मध्य भाग में आकर क्या कहलाता है? ध्रुवीय केंद्रक। और ये 2 केंद्रकों युक्त एक कोशिका होती है मध्य भाग में। और जो निभाग की ओर 3 केंद्रक युक्त 3 कोशिकाएं, इन्हें प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। और जो 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार की ओर होती है, जिन्हें हम सहायक कोशिकाएं कहते हैं। और ये कोशिकाएं इस ध्रुवीय केंद्रक या जो हमारा मादा युग्मकोश भी या जो मेन एग सेल बनती है, उसको पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार हमने आज इस क्लास में ये देखा कि गुरु बीजाणु जनन प्रोसेस द्वारा हमने मादा युग्मकोश भी या इसी का दूसरा नाम होता है भ्रूण कोश का परिवर्धन हमने पढ़ा। और इस भ्रूण कोश को जहाँ 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएं दिखाई देती है, कितनी है? 8 क्या है इसमें? केंद्रक और 7 क्या है? कोशिकाएं। इस कंडीशन को हम, इस प्रकार के भ्रूण कोश को पॉलीगोनम टाइप कहते हैं। और यह लगभग 70% आवृत बीजियों में पाया जाता है। तो यहाँ तक हमने लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन आज हमने स्टडी किया। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का स्टेप परागण और निषेचन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।